हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में ये पढ़ा कि इस परियोजना को क्यों महा परियोजना या मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। आज जो हम समझेंगे कि इस परियोजना में किस तरीके से जो मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र बने किसके होते हैं, वह बने होते हैं प्रोटीन और डीएनए के सूत्र के। इस फिगर में देखिएगा, इस तरीके से डीएनए की जो श्रृंखला होती है वह प्रोटीन्स के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक क्रम बनाती है और उससे ये गुणसूत्र बनते हैं। अगर हम डीएनए की श्रृंखला को थोड़ा और डिटेल में समझें तो फिगर में देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वह आपस में जुड़ी होती हैं, और जुड़ते कैसे हैं, एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। एडेनिन के साथ जो थायमिन होता है यह एक क्षार युग्म कहलाता है, और ग्वानिन के साथ जो साइटोसिन होता है यह दूसरा क्षार युग्म होता है। इन्हीं क्षार युग्म के क्रम का पता लगाना ही कि जो डीएनए की श्रृंखला पाई जा रही है मनुष्य के गुणसूत्रों में वह किस तरीके से है, इस परियोजना का यही उद्देश्य है। अब इस परियोजना में दो तरीकों का प्रयोग किया गया कि जिस तरीके से डीएनए के सभी अनुक्रम, यानी वह जो क्षार युग्म है, यानी एडेनिन के बाद ग्वानिन है कि साइटोसिन है कि थायमिन है, उन क्रमों का सही तरीके से पता लगाना। जो पहला तरीका बताता है वह तरीका क्या है कि इन तरीकों को हम समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि प्रतिकृति क्या होती है, रिप्लिकेशन, अनुलेखन जिसको कूट लेखन कहते हैं, और भाषांतरण। देखिए, डीएनए से जब डीएनए बनता है, इस फिगर में भी देखिएगा, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको रिप्लिकेशन प्रतिकृति कहते हैं। और डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है, वो आरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एमआरएनए कहते हैं, इसका जब निर्माण होता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन या कूटलेखन कहते हैं। अब इस आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भाषांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि जब एमआरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण होता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या कह सकते हैं कि रिवर्स अनुलेखन कहते हैं। अब इनको बताने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि इन सभी की आगे चल के आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके दिमाग में रहेगा तो ये आसान रहेगा समझना। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो दो तरीकों का प्रयोग कर डीएनए के अनुक्रम का पता लगाया गया है। एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि मानव परियोजना के लिए वैज्ञानिकों ने दो तरीकों का इस्तेमाल किया, और दोनों तरीके को अब हम समझते हैं। पहला तरीका ये था कि मनुष्य के डीएनए के उन खंडों के अनुक्रम का पता लगाना जो एमआरएनए बनाते हैं। सीधी सी लाइन कह रही है कि मानते हैं कि यह डीएनए है, इस डीएनए का कुछ भाग एमआरएनए बना रहा है, अनुलेखन कर रहा है, और क्यों बना रहा है, क्योंकि उससे आगे चल के प्रोटीन बनाना है, यानी भाषांतरण करना है। लेकिन डीएनए के सारे भाग तो कूटलेखन करते नहीं, ट्रांसक्रिप्शन करते नहीं, तो जो भाग सिर्फ आरएनए बनाए हम उन्हीं के सीक्वेंस यानी अनुक्रम का पता लगा लें, इससे हमारा काम बच जाएगा। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके पहला तरीका ये वैज्ञानिकों ने अपनाया कि डीएनए के केवल डीएनए के उन्हीं भागों के सीक्वेंस, यानी उसमें जो क्षार युग्म है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, केवल उन्हीं का पता लगाना जो क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। और जो खंड डीएनए का वह भाग जो कि क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, उसको व्यक्त अनुक्रम घुंडी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ईएसटी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, मान लीजिए डीएनए का क्या है, खंड है फिगर के अनुसार, और उसमें ये वाला भाग सिर्फ आरएनए बनाता है। तो ये जो डीएनए का खंड जो आरएनए बना रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्त अनुक्रम घुंडी या ईएसटी, यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस्ड टैग। अब ये तो पहला तरीका था, और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि जो डीएनए से क्या बना, एमआरएनए,
mRNA को क्या करना है, उसके ऊपर उस mRNA को कोशिका से बाहर निकालना है और उसमें एक एंजाइम को डाल देना है। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यह एंजाइम का काम क्या होता है कि वह इस आरएनए को किस में तब्दील कर देगा? डीएनए में बदल देगा। जैसे इस आरएनए को डीएनए में बदलता है, यह प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स अनुलेखन कहलाती है। और जैसे ये डीएनए बन गया, इसको हम पूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए तो हमें मिल गया, लेकिन ये डीएनए का धागा बहुत लंबा है। अब इस डीएनए को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। डीएनए इतने छोटे होते हैं कि उसको कैंची से काटना संभव नहीं है, तो उसके लिए एक विशेष एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। उस एंजाइम को कहते हैं इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर समझिएगा, एक इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो कि आणविक कैंची का काम करता है। वह इस डीएनए को छोटे टुकड़ों में काटता है और फिर इस जो टुकड़े मिले उनके जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो क्षार युग्म है, उनके क्रम का फिर पता लगाया जाता है। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि मानव के सभी डीएनए खंडों के अनुक्रम का पता लगाना, चाहे वे आरएनए बनाते हैं या नहीं। इस लाइन को महत्वपूर्ण समझिएगा। पहले तरीका में वैज्ञानिक ने क्या कहा कि उन भागों का पता लगाएं जिससे आरएनए बनते हैं, लेकिन दूसरा तरीका कह रहा है कि ना, हमको डीएनए को चेक नहीं करना है कि वो आरएनए बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। डीएनए के हम सभी भागों का क्या करेंगे, हम उन खंडों के अनुक्रम यानी सीक्वेंस का पता लगाएंगे। ये दूसरा तरीका था कि हम जो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, उनके सभी डीएनए को निकालेंगे और सभी उनके अनुक्रम का पता लगाएंगे। ये दूसरा तरीका था। साथ में एक महत्वपूर्ण बात एनसीईआरटी में दिया गया है कि अनुक्रम टिप्पण, अनुक्रम यानी सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई डीएनए है, डीएनए का कोई खंड है, वो जीन कहलाया। उस जीन में हमको पता चल गया कि ये जीन इस तरीके का प्रोटीन बनाता है, तो हमने उसको टैग दे दिया, उस पर एक टिप्पणी लिख दिया। तो क्या होता है, डीएनए के उन खंडों की पहचान करना तथा उनके कार्यों को जानना क्या कहलाता है? अनुक्रम टिप्पण, क्या सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। ये परिभाषा फिर से समझते हैं कि मानव के डीएनए के खंडों को पहचानना और उनके कार्य को जानने के बाद उनको टैग करना क्या कहलाता है? सीक्वेंस एनोटेशन, अनुक्रम टिप्पण कहलाता है। ये आप समझ चुके होंगे। अब इन दोनों तरीकों को के द्वारा हम क्या किए, डीएनए के अनुक्रम जानने का प्रयास किए। लेकिन इसमें कौन कौन से चरण, कौन कौन से अनुक्रम जानने के लिए प्रक्रिया के चरण क्या है, इसको हम समझते हैं। जो पहला है, यानी हमने तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों से हम कैसे समझेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे है, क्योंकि डीएनए बहुत सूक्ष्म है, उसको जाना नहीं जा सकता। उसके लिए हम एक विशेष मशीन का या विशेष जीवों की सहायता से हम क्या करते हैं, उनकी कई कॉपी बनाएंगे, और कॉपी बनाने के बाद क्या करेंगे, हम यह जानेंगे कि वह किस तरीके से कार्य करते हैं। अब होता क्या है, जो पहला स्टेप है, डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हजारों टुकड़ों में काटना। वो जाए डीएनए के क्या लिए, हमने टुकड़े ले लिए। डीएनए कहाँ से आए, उस कोशिका से हमने अलग किए। अब उन डीएनए को क्या किए, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, जिसको आणविक कैंची कहते हैं, उसके द्वारा डीएनए के हमने क्या कर लिए, हजारों टुकड़े कर लिए। अब जैसे हजारों टुकड़े हो गए, अब क्या करना है, एक यह बहुत जटिल परियोजना है, इसीलिए इसमें 13 वर्ष लगे, क्योंकि सभी खंडों के जो अनुक्रम है, क्षार युग्म है, उनके बारे में पता करना। फिर क्या हुआ, इन डीएनए खंड को जीवाणु या ईस्ट के गुणसूत्र से जोड़ते हैं। अब क्या हो गया, फिगर में देखिएगा, हमने क्या लिया, डीएनए का खंड लिया, उसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, किसी जीवाणु के क्रोमोसोम के साथ, गुणसूत्र के साथ, या हम ईस्ट जो कवक होता है, उस कवक के गुणसूत्र के साथ उस मानव के डीएनए खंड को जोड़ दिया। बहुत आसान है कि हम क्या करते हैं, पहले बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरिया के गुणसूत्र में मानव का क्या कर लिया, डीएनए जोड़ दिया। उसमें क्या किया हमने, या तो कवक लिया, ईस्ट लिया,
जिसको हम ये इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। कवक लिया, और कवक में कौन सा लिया हमने, ईस्ट लिया, और ईस्ट के गुणसूत्र में हमने मानव का क्या जोड़ दिया, डीएनए का कोई भी भाग जिसका हमको अनुक्रम पता करना है। यदि हम बैक्टीरिया में जोड़ देते हैं तो उस खंड को, अब वो जीवाणु का नहीं रहा क्योंकि उसमें मानव का भी डीएनए जुड़ चुका है, अब इसे क्या कहते हैं, बीएसी, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। बहुत आसानी चीज़ है। बीएसी क्या होता है कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, या वाईएसी, ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसको क्या कहा गया, बैक, इसको क्या कहा गया, यैक। ये बने कैसे, मानव का डीएनए लिया और उसको अगर हम बैक्टीरिया के गुणसूत्र से जोड़ दे रहे हैं तो वो बैक का निर्माण हो रहा है, यानी जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है। यदि ईस्ट में हम मानव के डीएनए खंड को जोड़ दे रहे हैं तो यैक का निर्माण हो रहा है, यानी ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है। अब ये क्या होते हैं, अब ये तो बन गए, बाहर बन गए प्रयोगशाला में। अब इसको क्या करना है कि हम उसी बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर डाल देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है कि जो बैक और यैक एक संवाहक, एक वेक्टर की तरह कार्य करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, संवाहक क्या होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मलेरिया का रोग जो होता है वो मादा एनाफिलीज से होता है, तो यहाँ पे जो मादा एनाफिलीज होती है वो वेक्टर यानी संवाहक का कार्य करती है, क्योंकि वह मानव के शरीर में जब काटती है तो वह अपने लार ग्रंथियों से प्लाज्मोडियम को मानव के रक्त में डालती है, मानव के शरीर के अंदर डालती है। अब हुआ क्या, याक और बैक में मानव का डीएनए जुड़ गया है। अब इसको, ये क्या हो गया, अब ये वेक्टर की तरह काम करेगा और इसको एक होस्ट, एक किसके अंदर डाला जाएगा, होस्ट के अंदर डाला जाएगा। वो या तो जीवाणु होगा या तो ईस्ट। अब अगले बिंदु को समझते हैं, जीवाणु या ईस्ट। आतिथेय, आतिथेय यानी होस्ट। जो जीवाणु हैं और जो ईस्ट हैं वो किसकी तरह, होस्ट की तरह कार्य करते हैं, जिसमें बैक या एग का प्रवेश कर देंगे। होगा क्या कि अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें हम बैक वाला डाल देंगे यानी जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, अगर ईस्ट है तो उसमें ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र डाल देंगे। अब डालेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया हमने, अब वो बैक्टीरिया को जब हम कल्चर मीडियम में रखेंगे तो वो क्या करेगा, जनन करेगा यानी अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो बैक्टीरिया में विखंडन होता है और विखंडन के द्वारा वो अपनी संख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो मानव का डीएनए खंड है वो एक था, एक जीवाणु के अंदर डाले थे, अब उसकी कई कॉपी यानी उसकी क्लोनिंग हो जाएगी और उसकी हज़ारों कॉपी इसकी मिल जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप खुद सोचें, आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसको आप रख लेते हैं, उसकी कई कॉपी आप फोटोस्टेट बना लेते हैं कि अगर वो खो भी जाए, ख़राब भी हो जाए तो हमारे पास नई फ़ोटो कॉपी है, या हम नई फ़ोटो कॉपी बना के उसका उपयोग करते रहते हैं। तो उसी तरीके से वैज्ञानिकों को जो अनुक्रम पता लगाने में असुविधा होने लगी या बार बार डीएनए टूट जा रहे थे, खो जा रहे थे, तो उनकी कई हज़ारों कापियाँ इस तरीके से बन गई। किसके अंदर बन गई, जीवाणु के अंदर बन गई या ईस्ट के अंदर बन गई, और उन कापियों को उनसे निकाल करके उसके अनुक्रम या सीक्वेंस का पता लगाया गया। आप थोड़ा आगे समझते हैं, जीवाणु या ईस्ट विखंडन यानी वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, इस तरीके से विखंडन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिससे डीएनए के उस खंड की कई कॉपी तैयार हो जाती है। यही हम लोगों ने समझा कि जब जो जीवाणु के अंदर डीएनए का खंड है, जब वह जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाएगा तो वह अपनी गुणसूत्र की भी कॉपी करेगा यानी रिप्लिकेशन करेगा, प्रतिकृति करेगा, जिससे कई क्या बन जाएंगे, मानव के डीएनए के कई कॉपी यानी हज़ारों कॉपियाँ बन जाएंगी। डीएनए की इन कॉपी का फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि से बना डीएनए अनुक्रमक, डीएनए सीक्वेंसर द्वारा उनके अनुक्रम यानी सीक्वेंस का पता लगा लेते हैं। अब हुआ क्या, जो डीएनए की हज़ारों कॉपियाँ बन गई, अब उन डीएनए खंडों को बाहर निकाला गया, अब उसके सीक्वेंस का पता लगाना है, लेकिन यह बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये मानव के द्वारा संभव नहीं है। तो एक वैज्ञानिक थे जो थे फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने एक मशीन का निर्माण किया जिसको क्या कहते हैं, डीएनए अनुक्रमक या डीएनए सीक्वेंसर, यानी ऐसी मशीन जो डीएनए के अनुक्रम का पता बता देती है। ये मशीन है
फिगर में देखिएगा। इसमें जब किसी डीएनए को डालते हैं तो यह मशीन क्या करती है, थोड़े ही समय में डीएनए के उस खंड के सभी सीक्वेंस कि एडेनिन है, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन किस क्रम में जुड़े हुए हैं ये बता देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फ्रेडरिक सेंगर ने ये इस मशीन के द्वारा न तो डीएनए के अनुक्रम का पता लगवाया, साथ में ही जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भी किससे मिलके बने होते हैं, तो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो इसके सहायता से, इस मशीन के सहायता से प्रोटीन के में किस तरीके से एमिनो एसिड किस क्रम में जुड़े हैं इसका भी पता फ्रेडरिक सेंगर के विधि के द्वारा ही पता किया गया। यानी अगर जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, अगर ये इस तरीके की जो मशीन डीएनए सीक्वेंसर नहीं बनाए होते तो इस परियोजना का होना संभव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मानव के सीक्वेंस को मानवीय तरीके से समझना मनुष्य की सीमा के क्या है, बाहर है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण मशीन क्या थी, डीएनए सीक्वेंसर थी। इस मशीन के द्वारा डीएनए के उन खंडों का क्या किया गया, सीक्वेंस यानी अनुक्रम का पता लगाया गया। साथ में लास्ट पॉइंट क्या है, डीएनए के खंडों को पंक्तिबद्ध करने के लिए कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम विकसित किया गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मशीन ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को बता दिया। अब उन डाटा को, इन जो सूचनाओं को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि जो डीएनए सीक्वेंसर के द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही हैं वह बेहतरीन ढंग से क्या हो जाएं, संचित हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं और उसको रखा जा सके काफ़ी लंबे समय तक। ऐसे डीएनए खंडों को पंक्तिबद्ध करने के लिए कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम विकसित किया गया, जिससे कि ऐसे डीएनए खंड बनते हैं जिसके सिरों पे अंशदान ओवरलैपिंग खंड होते हैं। यह प्रक्रिया मानव द्वारा संभव नहीं है। अब ये मशीन क्या करती है, एक तो डीएनए खंडों को क्या करती है, उनके अनुक्रम को बताती है, साथ में उसमें ओवरलैपिंग अंशदान खंड जुड़े होते हैं, जो कि दोनों खंड आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, और जिससे यह पता चल जाता है कौन सा सिरा किस खंड का है। तो यह मानव के द्वारा क्या है, संभव नहीं है। डीएनए के खंडों का क्रम बनाना यह क्या है, मानव के द्वारा संभव नहीं है। यह सिर्फ फ्रेडरिक सेंगर की जो मशीन है, जिसको हम डीएनए अनुक्रमक कहते हैं, डीएनए सीक्वेंसर कहते हैं, उसी के कारण ही हो पाया है। तो यह पूरा स्टेप्स थे, चरण थे कि किस तरीके से मानव के द्वारा क्या हुआ, डीएनए के अनुक्रम का पता लगाया गया। अब हम देखेंगे कि आगे चल के इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।